अवध यानी कि आज के समय का लखनऊ, वहाँ पर तवायफ और वेश्याओं का नृत्य, गायन और यौन शिक्षा में किस प्रकार का वर्चस्व कायम था। बने रहिए इस वीडियो में। नमस्ते, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। विलियम कुक, जो कि भारत के एक विदेशी मानव जाति विज्ञानविद थे, उन्होंने अपनी फेमस बुक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवध के चौथे खंड में भारत में वेश्यावृत्ति विषय पर विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार तवायफ, जो कि एक वचनी शब्द तैफा से बना है, नृत्य करने वाली वे लड़कियां होती हैं जो ज़्यादातर मुस्लिम धर्म में विश्वास रखती हैं, जबकि हिंदू नृत्यांगनाओं के संघ को अक्सर संस्कृत भाषा के आधार पर पातर, पटोरीवा, पातुर या पटुरिया जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। संस्कृत शब्द कांचन आमतौर पर तवायफ के समान माना जाता है। वैसे तो साधारण वेश्यावृत्ति व्यवसाय करने वाली सभी महिलाओं को, फिर चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, प्रायः वेश्या नाम से ही जाना जाता है। वास्तव में तवायफ वे वेश्याएं ही होती थीं जो राजघरानों में विशेष रूप से मुगल काल से रिलेटेड थी। हालांकि मिर्जा जाफर हुसैन, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन 20वीं सदी के अवध समाज में बिताया, उन्होंने देखा कि लखनऊ में वेश्यावृत्ति व्यवसाय करने वाली स्त्रियों के लिए तवायफ के स्थान पर किसी अन्य शब्द का उपयोग किया जाता था, जो कि एक अत्यंत असभ्य शब्द है, और इसलिए हम अपने इस वीडियो में उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान लखनऊ में तवायफों के बारे में लिखते हुए मैक्वेरी विश्वविद्यालय के एड्रियन मैकनील ने बताया कि तवायफों को शाही संरक्षण प्रदान किया जाता था। जिन तवायफ की पहुंच शाही निवास तक नहीं थी, वे अमीरों के घरों में या बाजार में वेश्यालय में कार्यरत थीं। लखनऊ के बाहरी इलाकों में स्थित कोठों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग जाते थे। इन कोठों में आमतौर पर अशिष्ट और अशिक्षित वेश्याएं रखी जाती थी, जबकि शिष्ट और कुशल वेश्याएं कुलीन वर्ग के लोगों का मनोरंजन करती थी और शिष्टाचार, बोलचाल और व्यवहार के विषय में जानकार थी। अवध में कोठे पर आई प्रत्येक नई वेश्या को आमतौर पर एक नया नाम दिया जाता था। हालांकि प्राचीन काल में आमतौर पर तवायफ के नाम दत्ता, मित्र और सेना जैसे उपनाम पर समाप्त होते थे, जबकि अवध में तवायफों के नाम में उनके पेशेवर स्थिति के संकेत के रूप में जान या बाई उपनाम जोड़ा जाता था। हर कोठे की एक मालकिन होती थी जो वेश्याओं को छोटे छोटे कमरे देती थी, और कोठे की सभी वेश्याएं उस एक नायिका के नियंत्रण में काम करती थी। प्रत्येक वेश्या द्वारा अर्जित किया गया धन नायिका के पास जमा किया जाता था, जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा कोठे की मालकिन को दिया जाता था। अधिकांश वेश्याओं को शायद ही कभी पर्याप्त पैसा मिलता था, लेकिन उनके भोजन, आवास और मेडिकल खर्चों का बराबर ध्यान रखा जाता था। लखनऊ में कई वेश्याओं ने अपना पेशा छोड़कर सम्मानित परिवारों में शादी कर ली थी। हालांकि इस तरह के रिश्ते शुरू में समाज में अस्वीकृत कर दिए जाते थे, किंतु समय के साथ इन्हें स्वीकार कर लिया जाता था, जबकि कई तवायफ के पूरे जीवन काल के दौरान केवल 1 या 2 ही स्थायी यौन संपर्क हुआ करते थे। इन वेश्याओं को प्रेम जैसी भावनाओं से कोई मतलब ना होकर बस यौन संबंधों में रुचि रहती थी। लखनऊ के एक इतिहासकार बीना तलवार ने अपने शोध के लिए 1976 और 1986 के बीच तवायफ गुलबदन के कोठे का दौरा किया। उन्होंने 1858 से 1877 की डायरी रिकॉर्ड से जाना कि लखनऊ की तवायफें
बहुत ज़्यादा कमाई करती थी। उनकी यह आय उनके कलात्मक मनोरंजन के साथ साथ उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक और यौन सेवा दोनों से आती थी। हालांकि उच्च आय के बावजूद वेश्याओं को उच्च सामाजिक स्थिति की प्राप्ति नहीं थी। तवायफों को वास्तव में संस्कृति का प्रतीक माना जाता था और सामाजिक सीमाओं के बावजूद भी तवायफ द्वारा सामाजिक क्षेत्र में अपने प्रभाव स्थिति का प्रदर्शन भी किया जाता था। सामाजिक रूप से वेश्याओं को अमीर वर्ग के बेटों को कामुकता, कविता और दरबारी बातचीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक और यौन शिक्षा में परामर्शदाता और उपदेशक के रूप में स्वीकार किया जाता था। मॉडर्न एशियन स्टडीज में प्रकाशित सारा वहीद के एक निबंध के अनुसार वेश्याओं के कोठे अभिजात युवा पुरुषों के व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षालय के रूप में कार्य करते थे। तब वे युवा पुरुष तवायफ के साथ यौन संबंध भी रखते थे। हालांकि अच्छे हिंदू और मुस्लिम परिवारों के युवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अनुशासित तरीके से व्यवहार करें और विचलित तो बिल्कुल ना हो। असल में 19वीं सदी का अंत और 20वीं सदी की शुरुआत महिलाओं के लिए एक निराशाजनक अवधि थी। उत्तर भारत का अधिकांश भाग, विशेषकर अवध समाज, तवायफ संस्कृति के प्रभाव में था। राजकीय संरक्षण के कारण इन वेश्याओं ने अपने लिए समाज में एक रानी जैसा स्थान बना लिया था। उस समय वेश्याएं न केवल यौन सुख के लिए बल्कि दरबारी शिष्टाचार, रीति रिवाज, आचरण और बोलचाल की मानक वाहक थी और यह तथ्य सर्व स्वीकृति था। लखनऊ में चौक जैसे वेश्याओं से संबंधित मोहल्ले अमीर वर्ग के सामाजिक बसेरे बन गए थे, जबकि अमीरों की पत्नियां चूल्हे और चार दीवारी तक ही सीमित रह गई थीं। लेखिका एना मॉर्कॉन के शब्दों में पुरुषों के लिए वेश्याओं और अन्य नृत्य करने वाली लड़कियों के साथ यौन संबंध रखना और कामुक मनोरंजन का आनंद लेना सामंती समाज में स्वीकार्य था। ऐसे समाज में तब केवल विवाह को ही यौन सुख के संरक्षण के रूप में नहीं देखा जाता था। हालांकि ऐसे मामलों में जहां कोई पुरुष वास्तव में किसी तवायफ से प्यार करता था या उससे शादी करना चाहता था, तब सार्वजनिक और घरेलू महिलाओं की भूमिका धुंधली पड़ जाती थी। यह पितृसत्तात्मक सामंती समाज का परिणाम था जो 19वीं सदी में और 20वीं सदी की शुरुआत तक में मौजूद रहा। तवायफ की संगीत और नृत्य सभाएं एक बड़े कमरे या सभा मंडल में या फिर सामियाने में आयोजित की जाती थी। दौलतमंद तवायफों के कमरों में बहुत से बड़े बड़े दर्पण, दीवारों पर कालीन और यहाँ तक कि सुंदर झूमर भी होते थे। आमंत्रित लोगों या अतिथियों को एक ओर बैठाया जाता था। संगीत कार्यक्रम में आमतौर पर शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गीत भी शामिल होते थे। साथ ही कुछ गीतों को फरमाइश पर भी प्रस्तुत किया जाता था। गायन या नृत्य के समय प्रेक्षक को किसी तवायफ की कला विशिष्ट लगती थी तो दर्शक सदस्य पैसे की भी पेशकश करते थे, जिसे आमतौर पर नजराना या न्यौछावर कहा जाता था। नवाब वाजिद अली शाह के समय में गायन सत्रों में ठुमरी, दादरा और गजलों की भरमार रहती थी। अवध की तवायफों में मैसूर ठुमरी गायिकाओं में हैदर जान, जद्दन बाई और अच्छन बाई की ख्याति तो आप सबको मालूम है। 1930 के अंत में लखनऊ की छुट्टन जान और बब्बन जान भी प्रसिद्ध ठुमरी गायिकाएं थीं। मार्था फेल्डमैन और बोनी गार्डन की किताब द कोर्टिसन आर्ट्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव में तवायफों द्वारा किए जाने वाले प्रदर्शन के दो पहलुओं का उल्लेख किया गया है। पहला, तवायफों द्वारा गायन, गजल, ठुमरी और दादरा में शुद्ध उर्दू और ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता था और उनके नृत्य में भाव और नृत्य दोनों पहलू शामिल होते थे। जबकि दूसरे में सभा मंडलों और कोठों में नृत्यों के दौरान तवायफों के साथ शालीनता और शिष्टता के साथ व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा फेल्डमैन और गार्डन अपनी पुस्तक में लिखते हैं,
एक महिला के रूप में तबायब की यह बेदाग पहचान ही है जिसने वेश्याओं को अपने पुरुष संरक्षकों के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बदले एक कामुक संस्कृति अनुभव पैदा करने में सक्षम बनाया। 2008 में सवा दीवान ने अपने वृत्त चित्र द अदर सॉन्ग के लिए शोध करते हुए जाना कि 20वीं सदी के मध्य तक तबायफें भारत की प्रमुख पेशेवर महिलाएं गायिका थीं। हालांकि उनके योगदान को काफ़ी हद तक भुला दिया गया है। शायद वेश्यावृत्ति को कलंकित मानने की हमारी सोच की वजह से उनके इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान और सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्व की भूमिका जो उन्होंने निभाई उसको कभी हमारे समाज ने या हम लोगों ने जानना ही नहीं चाहा। आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।